हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। मैं धर्मेंद्र साहू स्वागत करता हूं आपका प्रथम नीट मास्टर क्लासेस में। ठीक, तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था बेटा, कंटिन्यू हम उसी को आगे करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, मैटर के बारे में। जो चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ है वो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, और उसी में हमने डिस्कस किया था मैटर्स क्या होते हैं। एक पूरा फ्लो चार्ट या हम बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स, उन्हें कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और हमने साथ साथ उसमें थोड़ी थोड़ी सी डिटेलिंग पार्ट भी जाना था कि फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पर कितने पार्ट थे, केमिकली क्लासिफाइड किया था तो उन्हें कितने पार्ट में, और उन्हें भी डिस्कस किया था हमने। ठीक है, तो आज हम उसी लेक्चर्स को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और कंटिन्यू करते हैं। ठीक, तो लास्ट लेक्चर अगर आपको याद हो तो हमने एंड किया था किसके बारे में, तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं किसके बारे में, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में, और उसी को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हमने बोला था एलिमेंट जो है वो किस कैटेगरी में रखे थे बेटा, हमने एलिमेंट को हमने रखा था प्योर कैटेगरीज में, है ना। एलिमेंट जो है वो किस में, प्योर कैटेगरी में थे। और उन्हीं प्योर कैटेगरी में एक और था, कौन सा आपका, तो कंपाउंड। अब प्योर वाली चीजें थी तो हमें ये तो समझ में आ जाता है कि एक ही तरह की चीजों से मिलकर बने होंगे, एक ही तरह। तो इसी में हमने बोला था कि एक ही जैसे एटम से मिलके बना हो तो वो क्या कहलाते हैं बेटा, एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, एक ही जैसे क्या होंगे एटम्स, तो वो क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्स। इसका मतलब तो ये हुआ सर कि एटम्स जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई। एटम जो है वो कैसी यूनिट हो गई बेटा, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। किसकी स्मॉलेस्ट यूनिट या किसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हो गया ये, तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट्स। तो अगर आप एलिमेंट्स देखें तो एलिमेंट्स किससे मिलके बने हैं, एलिमेंट मिलके बना है हमारा किससे, एटम से। यानी कि उस एलिमेंट का सबसे छोटी सी यूनिट जो है वो क्या है, तो एटम से। ऐसे ही हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स जो है उन्हीं से मिलके क्या बनता था हमारा, कंपाउंड। कंपाउंड को हमने बोला था एक ही तरह की चीजें हैं जो, या एक से अधिक तरह के एलिमेंट कंबाइन होके एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होकर क्या फॉर्म करते थे, कंपाउंड बनाते थे। तो इसी तरह से हम क्या बोल सकते हैं बेटा कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी तो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इज अ स्मॉलेस्ट, क्या बोल रहा हूं मैं, स्मॉलेस्ट यूनिट, या फिर हम बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होती है, किसका पार्टिकल्स होंगे, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होंगे किसका, ऑफ कंपाउंड्स। तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका, कंपाउंड्स का होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं बेटा हम। तो ये सबसे बेसिक यूनिट हमने जो डिस्कस की थी। इसके बाद अगर मैं बात करना चाहूं तो क्या होते हैं हमारे पास में ये, इसके बाद हम बोल सकते हैं बेटा कि एटम्स जो हैं वो क्या होते हैं, कि जितने भी एटम्स है आपके पास में, ऑल एटम्स, जितने भी एटम्स होते हैं वो सभी के सभी एटम्स डू नॉट अकर्स, क्या बोल रहा हूं मैं, डू नॉट अकर्स फ्री इन नेचर। ये जितने भी एटम्स होते हैं ये एटम्स नेचर में फ्रीली प्रेजेंट नहीं रह सकते। अगर फ्रीली नहीं रह सकते का मतलब क्या हुआ, किसी न किसी के साथ में कंबाइन होकर रहते होंगे। तो ऐसे ही अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बेटा, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कैन एग्जिस्ट इन अ फ्री स्टेट। तो मॉलिक्यूल्स अगर फ्री स्टेट में रह पा रहे हैं, इसका मतलब तो ये हो गया कि मॉलिक्यूल्स जो है वो कैसे होते होंगे बेटा, स्टेबल होते होंगे। भाई कोई भी चीज नेचर में तभी रह सकती है जब वो कैसी हो, स्टेबल हो। इसका मतलब मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या होते हैं, तो स्टेबल होते हैं। और अगर ये स्टेबल है, अगर ये स्टेबल है तो इनडिपेंडेंट भी बोल सकता हूं मैं। अगर ये स्टेबल है तो मैं क्या बोल सकता हूं, इनडिपेंडेंट बोल सकता हूं। और मैं बोल सकता हूं कि एग्जिस्ट फ्रीली, क्या बोल सकते हैं हम, एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर, या जो नेचर में प्रेजेंट होते हैं। तो फ्री इन नेचर, आपको ये फ्रीली मिल जाएंगे कहां पर, नेचर में। चलो, सबसे बढ़िया चीज है कि हमें क्या पता होना चाहिए कि किस तरह से मैं एटम को रिप्रेजेंट कर लूं, किस तरह से मैं एटम को आइडेंटिफाई कर लूं। तो आइए देखते हैं कि एटम्स को किस तरह से आपको आइडेंटिफाई कर लोगे, और मॉलिक्यूल जैसे बहुत ही बेसिक चीजें बताए। हमने क्या बोला, एटम्स जो है वो सॉरी मॉलिक्यूल्स जो है वो कैसे हैं, इंडिपेंडेंट फ्रीली एग्जिस्ट कर रहे हैं किसमें, नेचर में। इसका मतलब जो चीजें जो फॉर्म नेचर में जिस फॉर्म में प्रेजेंट है
वो मॉलिक्यूल्स होगी बेटा। क्या बोल रहा हूं मैं, जो नेचर में जिस फॉर्म में प्रेजेंट है वो क्या कहलाती होगी, तो मॉलिक्यूल्स कहलाती होगी। जैसे देखो बहुत ही सिंपल, अगर मैं बोलूं आपको ऑक्सीजन लिखना है, ऑक्सीजन, तो आप क्या लिखेंगे, O2 लिखेंगे, या फिर आप सिंपली उसको O लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप, O2 लिखेंगे, क्योंकि अभी तक तो ये पढ़ते आए हो, है ना। तो O2 जो है वो क्या है, नेचर में फ्रीली प्रेजेंट होता है, लेकिन उसका एक एटम O जो है वो नेचर में फ्रीली प्रेजेंट नहीं होता है। ऐसे ही अगर मैं बोल दूं क्या, H2, तो H2 जो है वो मॉलिक्यूल हो गया, लेकिन सिर्फ अगर हम H बोल दे तो क्या हो गया, एटम्स हो गया। सिर्फ अगर मैं H बोल दूं तो क्या हो गया बेटा, वो एटम्स हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बोल दे सल्फर S8 के फॉर्म में प्रेजेंट है मान लो, तो एसिड जो है वो क्या है, तो मॉलिक्यूल्स है, लेकिन सिर्फ S लिखा है तो फिर क्या है, वो सिर्फ S लिखा है तो फिर क्या है बेटा, वो एटम्स है। ऐसे ही अगर हम बोले जैसे फास्फोरस, फास्फोरस के में P4 होता है ना फॉर्मूला, तो ऐसे ही एक सिंगल P लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, वो एटम्स हो गया, ठीक है। तो क्लियर होगा एटम्स क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स। तो आप ये ध्यान रखो कि जो जिसको भी आप जनरली रिप्रेजेंट करते हैं वो जनरली किससे रिप्रेजेंट होता है, जो स्टेबल फॉर्म में या नेचर में जिस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अगर वो उस फॉर्म में नहीं दिख रहा है तो फिर वो एटम्स है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स जो है वो जनरली फ्री होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या होते हैं, जनरली फ्रीली एग्जिस्ट होते हैं, और एटम्स जो होते हैं वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अब ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन मॉलिक्यूल्स को भी हम क्या कर सकते हैं, तो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं, मॉलिक्यूल्स में। तो मॉलिक्यूल्स को भी अगर आप डिवाइड करना शुरू करें तो आप मॉलिक्यूल्स को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो दो भाग में, है ना, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। किसके बेसिस पर, कि हमने बोला मॉलिक्यूल्स जो है वो किससे मिलके बने होंगे, एटम एलिमेंट से मिलके बने होंगे। तो अब इनमें प्रेजेंट एटम किस तरह के हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, इनमें प्रेजेंट एटम्स जो है वो किस तरह के हैं, और इसी बेसिस पर मैं इस मॉलिक्यूल्स को कितने भाग में डिवाइड कर सकता हूं। वी कैन डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स। वन इज होमोजीनियस, एक हिस्सा जो है वो क्या कहलाता है बेटा, होमोजीनियस मॉलिक्यूल्स कहलाता है। अब होमोजीनियस की बात अगर हम करें तो होमो मतलब क्या आता है बेटा, होमो का मतलब होता है सेम। होमो मतलब क्या होता है, सेम, मतलब एक ही जैसे एटम से मिलकर बना हो। क्या बोल रहा हूं मैं, एक ही जैसे एटम से मिलकर बने हो। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोल देते हैं, तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं। अब क्या क्या हो सकते हैं होमो में, तो अगर आप देखना चाहें तो होमो में एग्जांपल, जैसे अगर मैं बोल रहा हूं क्लोरीन तो दो क्लोरीन, है ना। अगर हम बोल रहे हैं एसिड तो सिर्फ सल्फर सल्फर, फास्फोरस P4, ठीक है। ऐसे हम बोल दे जैसे नाइट्रोजन हो गया, है ना, O2 हो गया, जिनमें आपको सिंपली दिखेगा कि चीजें जो है वो किस तरह की है बेटा, चीजें जो है वो किस तरह की है, तो एक ही जैसों से मिलकर बने होंगे, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं क्या, मॉलिक्यूल्स में भी दूसरा जो है वो कौन सा है बेटा हमारे पास में, तो हेट्रोजीनियस। तो सेकेंड पार्ट जो है वो जिसको हम क्या बोल रहे हैं, तो हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल्स है। अब अगर हम इस हेट्रोजीनियस की बात करें तो वर्ड आ गया बेटा कौन सा, हेट्रो। जैसे हमने होमोजीनियस मिक्सचर पढ़ा था, हेट्रोजीनियस मिक्सचर पढ़ा था। हेट्रो का मतलब क्या था, चीजें डिफरेंट होना। ऐसे ही यहाँ पर हेट्रोजीनियस आ गया, तो हेट्रोजीनियस का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, डिफरेंट चीजें, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल से समझते हैं हम तो हेट्रो का मतलब क्या हो गई, चीजें डिफरेंट, मतलब जिसमें अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप्स के एटम प्रेजेंट हो, उन सभी को हम क्या बोलते हैं, तो हेट्रोजीनियस बोलेंगे। जैसे जैसे अगर सिंपल में बोल दूं H2O है, तो H2O में क्या हो गया, दो हाइड्रोजन आ गए और एक क्या आ गया, ऑक्सीजन। किस तरह का हो गया, तो हेट्रोजीनियस हो गया। एक हमने बोला जैसे NH3 है, अमोनिया, तो NH3 में एक नाइट्रोजन है और तीन क्या है, हाइड्रोजन है। दोनों ही अलग अलग तरह के क्या हो गए बेटा, दोनों ही अलग अलग तरह के क्या हो गए, एटम्स। अगर मैं बोल रहा हूं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी किस कैटेगरी में रखेंगे हम, तो हेट्रोजीनियस वाली कैटेगरीज में रखेंगे। अगर हम बोल रहे हैं फॉस्फीन तो क्या हो गया, PH3, किस कैटेगरी में रखूंगा मैं इसको, तो हेट्रोजीनियस। तो मॉलिक्यूल्स मतलब क्या, दो तरह के हो गए, या कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो दो पार्ट में। एक होते हैं होमोजीनियस और एक होते हैं कौन से बेटा, तो हेट्रोजीनियस। होमो मतलब सेम, क्या याद रखना है, जहां भी केमिस्ट्री में होमो आएगा इसका मतलब क्या होता है, तो
सेम होता है, ठीक है। चलिए, अब अगर ये मॉलिक्यूल आपने समझ लिए तो एक और टर्म्स हम समझ लेते हैं जो आगे हमारे काम आएगी, दैट इज एटॉमिसिटी। किसकी बात करना चाह रहे बात हम? एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होती है? तो एटॉमिसिटी सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स। क्या बोल रहे हैं हम? नंबर ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल्स में जितने एटम्स प्रेजेंट है उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं बेटा? एटॉमिसिटी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं? नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल्स, क्या बोलेंगे हम उसको? एटॉमिसिटी बोलेंगे। तो ये तो बहुत ही आसान है, आप इजीली काउंट कर सकते हैं किसी के भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट नंबर ऑफ एटम्स को काउंट कर सकते हैं। अब नंबर ऑफ एटम को काउंट करके आप इजीली बोल सकते हैं कि उसकी एटॉमिसिटी कितनी प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्योंकि इसी से अब ये सब बेसिक स्टार्ट हो गया है। अगर ये चीजें सब आते जाएगी तो आप मोल के बहुत ही क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, ठीक है। देखें आप एग्जांपल्स, अगर मैं बोल रहा हूं कि जैसे एग्जांपल्स H2SO4 है आपके पास में, H2SO4 है, तो इस H2SO4 में आपको देखें तो नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम, एटॉमिसिटी हो गई। नंबर ऑफ एटम कौन से? टोटल, तो वही क्या कहलाएगी? उसकी एटॉमिसिटी कहलाएगी। अच्छा, और थोड़ा डिटेल में जाते देखें, अगर इसमें भी अगर मैं बोल दूं क्या? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, किसकी संख्या बताना है आपको? हाइड्रोजन एटम्स की संख्या बताना है। तो कितनी हो गई? 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं हमें, तो ये 2 हो गए। फिर इसमें अगर आपसे पूछ ले कोई कि नंबर ऑफ सल्फर एटम, सल्फर एटम्स की कितनी संख्या है, तो कितनी बोलेंगे हम? 1। अगर आपसे पूछ ले नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो टोटल कितने हैं? 4, ठीक है, ये हो गया। या फिर आपसे क्या पूछ ले बेटा? आपसे पूछ ले टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो आप सारे एटम्स को क्या कर दें? जोड़ दें। कितना हो जाएगा? तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ गए हमारे पास में कितने? यहाँ पर 7। तो अगर हम ये जो टोटल नंबर है इसी को तो क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं बेटा एटॉमिसिटी। यानी कि H2SO4 के लिए, H2SO4 के लिए एटॉमिसिटी कितनी हो गई? H2SO4 के लिए 7 एटॉमिसिटी हो गई। चलिए, तो और डिटेल में देखते हैं हम, और बता सकते हैं आप। अगर मैं आपसे पूछूं H2O के लिए एटॉमिसिटी कितनी हो गई? H2O के लिए एटॉमिसिटी कितनी हो गई? तो आप क्या बोलेंगे? 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, टोटल एटॉमिसिटी कितनी हो गई? तो 3 हो गई, है ना। टोटल एटॉमिसिटी कितनी हो गई? तो 3। 3 के लिए एक और वर्ड यूज कर सकते हैं कि H2O जो है वो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। क्या बोल रहा हूं मैं? कि H2O जो है वो क्या है बेटा आपके पास में? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो गए। जैसे इसकी एटॉमिसिटी 7 हो गई। और देखिए, अगर मैं बोल दूं NH3 है, NH3 है, तो इसमें अगर आपको क्या निकालना? एटॉमिसिटी, तो 3 हाइड्रोजन और 1 जो है वो क्या है? नाइट्रोजन। तो टोटल एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 4। टोटल एटॉमिसिटी कितनी हो गई बेटा? 4। मतलब ये मॉलिक्यूल्स किस तरह का हो गया आपका? तो ये हो गया आपका टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो गया, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं। अब इसमें होमो वाले भी बोल सकते हैं। जैसे मैं अगर बोल दूं ऑक्सीजन O2, तो O2 में अगर आपसे पूछ ले एटॉमिसिटी कितनी हो गई? तो 2 हो गई। और अगर 2 एटॉमिसिटी है तो फिर क्या हो गया? डाई एटॉमिक्स, ठीक है। तो कभी वो क्वेश्चंस में आपको ये भी बोलेगा बेटा कि अगर कोई एटम मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी कितनी है? 2 है, तो आप उसके बाद में फिर आगे क्वेश्चन होगा। तो डाई एटॉमिक बोल दिया या एटॉमिसिटी 2 बोल दिया, इसका मतलब एटम्स की संख्या, नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए आपके पास में? 2 आ गए, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल्स में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आइए एक थोड़ा सा लार्ज मॉलिक्यूल लेके हम डिस्कस कर लेते हैं लास्ट, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बोल दूं आपको एग्जांपल किसके बारे में? ग्लूकोज। किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम? तो ग्लूकोज के बारे में। क्या फॉर्मूला होगा ग्लूकोज का? तो ग्लूकोज हो गया C6H12O6। तो अब इस ग्लूकोज के लिए अगर हम डिस्कस करना चाहें तो क्या बोलूंगा मैं?
आपसे ये पूछ ले नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, या एटोमिसिटी इन रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में बात करना चाहे हम, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आपसे पूछ ले नंबर ऑफ एटम, और नंबर ऑफ एटम में भी अगर मैं बोल दूं नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है, किसकी बात करूं मैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हो गए बेटा, 6 हो गए। हाँ, ऑक्सीजन एटम कितने हो गए, 6। अगर आपसे पूछ ले नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स तो कितने हो जाएंगे, 12। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो कार्बन भी कितने हैं इसके पास में, 6 है, ठीक है। और अगर आपसे पूछता टोटल नंबर ऑफ एटम्स, क्या पूछ ले आपसे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स अगर पूछ लेता तो फिर हम क्या बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो फिर हम क्या कर दें, सभी को जोड़ दें। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ गए आपके पास में कितने, 24। ये सब चीजें क्यों बता रहा हूं, ये भी आगे काम आएगी बेटा। देखो, अगर मैं बोल रहा हूं कि एक एटम्स में कितने, एक मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स हो गए, 24, तो ऐसे ही अगर आपसे पूछ ले कि 2 मॉलिक्यूल्स है किसके, ग्लूकोज के, 2 मॉलिक्यूल्स है किसके, ग्लूकोज के, और अगर ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल है तो फिर वो क्या क्वेश्चन देगा, अगर आपको मॉलिक्यूल्स पता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता है, अब आपसे यही चीजें पूछ ले, अगर 2 मॉलिक्यूल्स है तो फिर आपसे पूछे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो अगर मुझे एक मॉलिक्यूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन लिखना आ रही है तो मैं उस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में इजीली इंफॉर्मेशन लिख सकता हूं कि नहीं। जैसे मैंने अभी हम किसके लिए लिखे बेटा, ये सिर्फ एक ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए मुझे इंफॉर्मेशन लिखना आ रही है। अब उसने क्या पूछ लिया है, अब उसने हमसे पूछा है किसके लिए बेटा, 2 मॉलिक्यूल्स के लिए। तो 2 मॉलिक्यूल के केस में मैं क्या कर दूं, जब मुझे पता है कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने आ रहे थे, 6, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 2 मॉलिक्यूल्स क्या कर दूं मैं, 2 इंटू क्या करूंगा बेटा, 6, तो टोटल कितने आ जाएंगे आपके पास में, 12 आ गए। बहुत इजी हो गया। इसीलिए हम जनरली क्या सीखेंगे, तो हम पहले सीखेंगे बेटा किसी भी एक मॉलिक्यूल्स को देखकर आप उसके बारे में कितनी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। जितनी इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हैं उतने ही क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है, और वही हमें चीजें सीखना है, ठीक है। ऐसे ही आपसे पूछ लेता टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, या अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो आप क्या कर देते, 2 इंटू 12 कर देते, टोटल कितने हो गए, तो 24। अगर आपसे पूछ लेता नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो आप क्या कर देते, 2 इंटू क्या कर दोगे बेटा, 6, तो कितने हो गए, 12 हो गए। अगर आपसे पूछ लेता टोटल नंबर ऑफ एटम, तो टोटल नंबर ऑफ, अगर एटम पूछ ले तो क्या करोगे, एक में कितने पता हमें, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हो गए, 24, तो 2 में करना हो तो 2 इंटू क्या करूंगा मैं, 24। तो बहुत आसान है। कब आसान है बेटा, यदि आप किसी एक के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लिख सकते हो, ठीक है। अब इस एटम्स के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे भाई आपसे एटम्स तो पता चल गए, मॉलिक्यूल्स को देख के आपसे पूछ ले इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं हम क्या, कि एटम्स क्या होते हैं या एटम्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हम देखना चाह रहे हैं किसको बेटा, तो रिप्रेजेंटेशन, क्या बोल रहे हैं हम बेटा, रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं किसका, तो एटम्स का, कि किसी भी एटम को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो उसे किस तरह से रिप्रेजेंट करें। अब अगर बोलने की जगह है वो क्वेश्चन में रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, क्वेश्चन रिप्रेजेंटेशन के थ्रू अगर आपको दे दे तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन किसी भी एटम्स का किस तरह से किया जा सकता है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम्स की अगर हम बात करें तो कैसे, देखें, मैं जनरली मान लूं कि कोई एक हमारे पास में क्या है, एलिमेंट्स है, तो उस एलिमेंट को हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक्स बोल रहा हूं, एक साइड में लिखते भी जाता हूं और दूसरा जो है उसका एग्जाम्पल भी लेते जाता हूं। देखिए, मैं एग्जाम्पल में बात करना चाह रहा हूं किसके लिए, मान लो सोडियम के लिए बोल रहा चाह रहा हूं, ठीक है। एग्जाम्पल देखना चाह रहे हैं किसके लिए, तो सोडियम के लिए। तो एग्जाम्पल भी ले लेते हैं हम यहाँ पे किसके लिए, सोडियम के लिए। तो सोडियम जो है वो क्या हो गया, सिंबल हो गया। हाँ, सोडियम जो है वो हमारे पास में क्या हो गया, एक सोडियम का एटम्स दे दिया आपको,
अब इसको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, एक्स। ये जो एक्स है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है सिंबल ऑफ एलिमेंट और एटम। ठीक है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंबल किसका, एलिमेंट, एटम्स का। तो यहां पर भी हम देखें सोडियम, तो हम सोडियम को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो Na से। तो ये जो Na है ये क्या हो गया, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया किसी भी एटम्स का। ठीक है, तो X जो है वो X की जगह पे क्या लिखना है आपको, सिंबल लिख देना है। अगर ऑक्सीजन होता तो फिर क्या लिखता, O लिख देता। नाइट्रोजन होता तो क्या लिखता, N लिखता। एल्यूमिनियम होता तो क्या लिखते, Al लिखते। तो इसी तरह से आप क्या करेंगे, तो एक सिंबल का यूज करेंगे। अब आपने पढ़ा होगा बेटा कि एटम्स में भी दो चीजें होती है, कि एटॉमिक मास होता है और एक होता है एटॉमिक नंबर। क्या होता है, एक एटॉमिक मास होता है और एक होता है आपका क्या, एटॉमिक नंबर। तो हम ऊपर रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, तो ए को, और नीचे जो है वो मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, जेड लिख रहा हूं, एक्स ए जेड। या फिर इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। देखें क्या बोल रहे हैं हम, तो ये एक्स हो गया और इस एक्स से ये z और ये हो गया आपका क्या, a। कुल मिला के अगर आप देखें तो a जो है वो ऊपर ही आ रहा है। ठीक है, अब a जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, a जो है वो रिप्रेजेंट करता है बेटा किसको, मास नंबर को या एटॉमिक मास नंबर को। ठीक है, या एटॉमिक मास को। ठीक है, मास नंबर भी बोल सकते हैं हम, या फिर हम इसी को एक और नाम क्या बोलते हैं बेटा, तो एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं। तो मास नंबर या एटॉमिक मास किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ए से। ठीक है, और कहाँ होगा ये, तो जो सिंबल रिप्रेजेंट किया है आपने उसके अपवर्ड डायरेक्शन में होगा ना, ऊपर। फिर दूसरा जो बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, जेड। जेड जो होता है वो क्या होता है, जेड होता है बेटा आपका एटॉमिक नंबर। जेड जो है वो उसे हम क्या बोलते हैं, तो एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ठीक है, तब ऐसे ही मुझे सोडियम को रिप्रेजेंट करना है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, 11। मास नंबर कितना होता है, 23। तो ये क्या हो गया, 23। इस तरह से आप सोडियम को क्या कर सकते हैं, तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर मैं सोडियम की जगह आपसे बोल दूं कि भैया जी किसको रिप्रेजेंट करो, पोटेशियम को रिप्रेजेंट करो, सल्फर को रिप्रेजेंट करो। देखो किसको बोल दे, अगर आपसे रिप्रेजेंट करने के लिए, सल्फर के लिए क्या करूंगा मैं, सल्फर का सिंबल लिखा मैंने कितना, एस। एस से रिप्रेजेंट करते हैं किसको, सल्फर को। सल्फर का एटॉमिक नंबर लिखे, तो एटॉमिक नंबर होता है सल्फर का कितना, 16। फिर क्या लिखे, उसका मास नंबर। मास नंबर सल्फर का कितना होता है बेटा, 32। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका, हमारा एटम्स का। ठीक है, अब इसके बाद भी हम देखते हैं कि एटम्स कितनी तरह से डिवाइड हो सकते हैं, या इनमें भी कौन कौन सी चीजें जो हैं वो क्या है, आपकी काम की चीजें हैं। ठीक है, तो देखिए मास नंबर या एटॉमिक नंबर को भी हम क्या कर सकते हैं, तो अलग अलग तरह से आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जेड जो है वो क्या है, जेड जो है वो क्या है, एटॉमिक नंबर है। अब हम जाते हैं थोड़ा सा डिटेल में, देखें कि किसी भी एटम्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो उस एटम्स के पास में क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं। उस एटम के पास में प्रेजेंट है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। बेसिकली इन तीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को ही डिस्कस करते हैं हम। क्या क्या होते हैं बेटा इनके पास में, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और क्या होते हैं, तो न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो एटम के यही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन पे बेसिकली हम चार्ज लिखते हैं क्या, माइनस। प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, प्लस। न्यूट्रॉन जो है वो उसका कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। फिर अगर हम देखें मास नंबर, तो मास नंबर में इलेक्ट्रॉन का इतना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, लेकिन प्रोटॉन का 1 एटॉमिक मास मान लेते हैं हम। न्यूट्रॉन्स के केस में भी कितना मान लेते हैं, तो 1 एटॉमिक मास। ठीक है, तो यानी कि ये जो दो स्पीशीज है, कौन सी बेटा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, तो चार्ज के लिए। बाकी अगर आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं तो ये चीजें रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, तो मास के लिए, क्योंकि इन दोनों के पास में क्या प्रेजेंट है, मास प्रेजेंट है। क्या है इनके पास, मास प्रेजेंट है। ठीक है, हाँ, तो अब मैं देखना चाह रहा हूं क्या, कि अगर कहीं भी न्यूट्रलिटी वाली आएगी चीजें, चार्ज वाली चीजें आएगी, पॉजिटिव नेगेटिव, तो उनमें मेन कंट्रीब्यूशन किसका होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का।
उनमें जो मेन कंट्रीब्यूशन होगा कौन करेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन अगर मैं बोल दूं मास कैलकुलेट करना है तो उसमें कौन कंट्रीब्यूट करेगा, आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो क्या करेगा, तो कंट्रीब्यूशन करेगा। ठीक है, अब देखिए अगर मुझे लिखना है क्या, मास नंबर ए लिखना है। ठीक है, अगर मुझे लिखना है फॉर्मूला किसका बेटा, मास नंबर, और मास नंबर को ही हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, तो ए से। तब बताओ एटम में मास किस पर डिपेंड करा, एटम में मास डिपेंड करा है किस पर, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स पर। इसका मतलब अगर मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता चल जाए और नंबर ऑफ प्रोटॉन पता चल जाए तो उन दोनों को मैं सम करके मास नंबर ला सकता हूं। ठीक है, इसका मतलब तो यही हुआ कि मास नंबर जो है वो किसके इक्वल आ गया, तो मास नंबर इक्वल आ गया बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन बोल सकते हैं हम, प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस क्या बोल सकता हूं बेटा मैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बोल सकते हैं। कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के नंबर को आप क्या कर दें, सम कर दें। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के नंबर को आप क्या कर दे, तो सम कर दे। ठीक है, तो यहां से A इक्वल टू में शॉर्ट में लिखूं अगर हम, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन n लिख रहा हूं मैं। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो n p प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो क्या लिख रहा हमने, n लिख दिया। अब यहां से आप नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, नंबर ऑफ क्या कर सकते हो, प्रोटॉन भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, चलिए दूसरी टर्म्स देखते हैं हम। एक है मास नंबर और एक होता है एटॉमिक नंबर। एक मास नंबर बोला हमने और दूसरा जो है वो क्या है बेटा, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो Z से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, हम Z से। तो ये जो एटॉमिक नंबर है ये क्या हैगा भाई, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ एटम्स। तो एक किसी नंबर ऑफ एटम्स में देखना हो आपको तो किस तरह से मैं आइडेंटिफाई करूंगा चीजों को, तो एटॉमिक नंबर जो है वो किसके बराबर आता है, चार्ज वाली चीजों के। अगर हम पहले बात कर रहे हैं किसके लिए, फॉर न्यूट्रल स्पीशीज के लिए। ठीक है, किसके लिए बात कर रहा हूं बेटा मैं, फॉर न्यूट्रल स्पीशीज के लिए। तो एटॉमिक नंबर जो है वो इक्वल आते हैं किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। एटॉमिक नंबर किसके बराबर आते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। लेकिन किसके लिए बात कर रहे हैं हम, ये तो फॉर, ये किस केस में है बेटा पॉसिबल, कि जब एटम जो है वो हमारा कैसा हो, न्यूट्रल्स, है ना। आगे हम देखेंगे न्यूट्रल्स के अलावा भी कितनी तरह के एटम हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास में न्यूट्रॉन्स क्या हो, न्यूट्रॉन्स क्या, एटम जो है वो कैसा हो बेटा आपके पास में, न्यूट्रल हो। अगर एटम न्यूट्रल है तो उस कंडीशन में आप एटॉमिक नंबर को किसके बराबर लिख सकते हो, उस कंडीशन में आप एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर कोई चार्ज स्पीशीज आ जाए तो फिर हम किस तरह से उसको निकालेंगे, क्या देख रहे हैं हम, अगर चार्ज स्पीशीज आ जाए तो फिर हम किस तरह से उसको देखेंगे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं कि अगर मैं इस एटम को भी अलग अलग वेव में देखे तो किस तरह से हो सकते हैं। तो एटम्स जो है वो जनरली मैं कितनी तरह से बोल दूं, दो तरह से। दो मतलब क्या, कोई क्लासिफिकेशन नहीं है बेटा, ये जनरली हम देखना चाह रहे हैं कि किस किस तरह से आपको एटम के बारे में इंफॉर्मेशन पूरी पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक जो एटम्स है वो कैसा हो सकता है आपका, तो न्यूट्रल हो सकता है। एक जो एटम है वो हम क्या बोल रहे हैं, तो कैसा हो, न्यूट्रल हो, उदासीन हो, न्यूट्रल, उस पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट न हो। मतलब स्पीशीज जो है वो कैसी है, अनचार्ज है ना, न तो कोई पॉजिटिव है ना ही उस पर कोई नेगेटिव है। तो इस तरह की स्पीशीज को हम क्या बोल देते हैं, तो अनचार्ज स्पीशीज है या अनचार्ज एटम्स है। दूसरा जो है वो क्या बोल सकते हैं हम, चार्ज स्पीशीज बोल सकते हैं। अगर चार्ज है मतलब आयंस है ना, चार्ज स्पीशीज है मतलब क्या बोल दिया बेटा हमने, तो आयन बोल दिया। अब ये जो चार्ज या आयंस है तो ये भी कितनी तरह के हो सकते हैं, अगर ये चार्ज या आयन है तो ये भी कितनी तरह के प्रेजेंट हो सकते हैं, तो पता ही होगा। एक जो है वो क्या कहलाते हैं हमारे पास में, पॉजिटिव आयन। एक को हम क्या बोलते हैं बेटा, पॉजिटिव आयन, जिसे हम बोलते हैं केटायन। और एक जो होता है वो क्या होता है आपके पास में, नेगेटिव आयन, जिसे हम क्या बोलते हैं, तो एनायन। तो एक पॉजिटिव चार्ज एटम है और एक कैसा है, तो नेगेटिव चार्ज एटम्स है।
चलिए थोड़ी देर पहले पे आते हैं बेटा। यहाँ पे हमने बोला था कि अगर चार्ज वाली चीजें आ रही है तो वो किससे रिलेटेड होगी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से रिलेटेड होगी। तो आ गई हमारे पास में चार्ज वाली स्पीशीज। तो अब इस चार्ज वाली स्पीशीज को अगर मैं देखूं तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से रिलेटेड। यहाँ अगर न्यूट्रल है तो दोनों के चार्ज बैलेंस होना चाहिए, न्यूट्रलिटी मेंटेन तभी होगी। इसका मतलब क्या हुआ भाई, जितना कोई नेगेटिवली चार्ज वाला है उतना ही क्या हो बेटा, पॉजिटिवली चार्ज वाला ही। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल, बराबर। तो हमारा स्पीशीज एटम जो है वो कैसा आ जाएगा, न्यूट्रल आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं न्यूट्रल स्पीशीज के बारे में बात करूं तो मैं बोल सकता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इक्वल आएंगे बेटा किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। क्या बोल रहे हैं हम, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इक्वल आएंगे किसके, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। कोई ज्यादा चेंज इसमें होगा नहीं, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होंगे इसमें, तो प्रोटॉन्स हो जाएंगे। तो दोनों की वैल्यू नंबर संख्या जो है वो क्या आ जाएगी, तो सेम होगी। दोनों की वैल्यू नंबर संख्या जो है वो क्या आ जाएगी बेटा, तो सेम आ जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा, केटायन। केटायन कब बनता है, केटायन क्या होता है, तो केटायन जो होते हैं वो क्या होते हैं, केटायन होते हैं हमारे पास में कौन से, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज। केटायन जो है वो क्या चार्ज रखते हैं बेटा, केटायन वो होते हैं जिन पर चार्ज जो है वो कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज कब आते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर देते हैं, ये डोनेट करते हैं, दान करते हैं, दे देते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं। अब अगर मैं नेगेटिव वाले की बात करूं तो नेगेटिव चार्ज में ही किसको लिखते हैं हम, तो एनायन। तो एनायन जो है वो कौन सी स्पीशीज हो गई, एक ऐसी स्पीशीज हो गई जिस पर चार्ज जो है वो कैसा हो, नेगेटिव आयन हो। दूसरी चीज हम क्या बोल सकते हैं, ये नेगेटिव कब बनते होंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं बेटा, गेन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाले एनायन है और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले कैसे होते हैं, तो केटायन होते हैं। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपके पास में कोई एलिमेंट है ए, या ए छोड़ो रुको, अगर मैं बोल रहा हूं कौन है आपके पास में, सोडियम है, और इस सोडियम ने क्या करा, तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद में इस पे जो चार्ज आया वो कौन सा आया, तो Na+। ठीक है, Na+ आ गया। अब हम क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स। देखें तो ये तो न्यूट्रल स्पीशीज, तो हमें पता है इसका एटॉमिक नंबर के बराबर ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों ही आप क्या लिख सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, मास नंबर और ये फॉर न्यूट्रल स्पीशीज में। तो अगर आपने न्यूट्रल स्पीशीज लिखी है तो आप एक और ऐड कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो हमने बोला इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या किसके बराबर होगी, एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, 11, है ना। फर्स्ट 30 के एटॉमिक नंबर, मास नंबर हमें याद होना चाहिए ना, फॉर इजिएस्ट कैलकुलेशन और फास्ट कैलकुलेशन। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए 11। अब इसमें हम बोले प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन भी कितने हो गए, तो 11 हो गए। अब देखिए जब इसने Na से Na+ में कन्वर्ट हुआ तो इसने क्या करा है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या किया बेटा, डोनेट किया। और अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो पॉजिटिव। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 10 है, क्या प्रोटॉन डोनेट हुए, क्या नहीं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कम हो गए, किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो गए बेटा, यहाँ पे कम हो गए, किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। मतलब मैं बोल सकता हूं कि अगर केटायन स्पीशीज है, केटायनिक स्पीशीज है, तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर आप कंपेयर करें तो देखें, प्रोटॉन तो और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास में 10, प्रोटॉन कितने यहाँ पे 11। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो क्या आते हैं, ज्यादा आते हैं, किसके कंपैरिजन में, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो ज्यादा आते हैं, किसके कंपैरिजन में बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम कौन सा, तो नेगेटिव वाला। देखें जैसे हमने बोला ऑक्सीजन है और इस ऑक्सीजन ने क्या किए हो, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये कन्वर्ट हो गया है किसमें, तो -2 चार्ज में। ऑक्सीजन ने क्या किए, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और कन्वर्ट हो गया किसमें, तो -2 चार्ज में कन्वर्ट हो गया। अब इस -2 में कन्वर्ट हुआ है तो अब इसमें देखिए हम कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम काउंट करें ऑक्सीजन में
तो एटॉमिक नंबर 8 है। तो न्यूट्रल स्पीशीज के लिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स दोनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो क्या आएंगे, तो सेम आएंगे। ठीक है, अब O-2 में देखिए तो 2 इलेक्ट्रॉन उसने क्या किए बेटा, गेन किए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन तो उसके पास थे ही और 2 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिए, तो 8 और 2 कितने हो गए इसके पास में, 10। क्या प्रोटॉन डोनेट और एक्सेप्ट हुए, नहीं। जब भी स्पीशीज कन्वर्ट होगी, जब भी स्पीशीज जो है वो क्या होगी बेटा, कन्वर्ट होगी, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का ही सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही क्या होता है, डोनेट, या फिर इलेक्ट्रॉन ही क्या होते हैं, तो एक्सेप्ट होते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर अगर आप देखें तो अब हम कंपेयर करना चाहें किसमें, एनायन में, तो मैं एनायन में बोल सकता हूं नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में से ज्यादा किसकी वैल्यू हो गई भाई, अभी भी प्रोटॉन तो 8 है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। तो यहां पर वैल्यू जो है वो ज्यादा होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। इसीलिए याद रख सकते हो कि नेगेटिव आयंस में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, इसीलिए उस पर चार्ज क्या आता है, नेगेटिव आता है। चार्ज जो है वो क्या आता है बेटा, इस पे नेगेटिव आता है, जबकि पॉजिटिव वाले में प्रोटॉन ज्यादा होते हैं, और प्रोटॉन क्या चार्ज कैरी करता है, पॉजिटिव। प्रोटॉन क्या चार्ज करता है, कैरी करता है, तो पॉजिटिव, इसलिए उस पर चार्ज भी कौन सा, तो पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है, तो अगर ये इंफॉर्मेशन आपके पास है तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप एक एटम, एक मॉलिक्यूल्स के लिए इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर लेंगे तो बाकी सारी चीजें जो है वो क्या हो जाती है, बहुत ही आसान हो जाती है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं फिर हम, कि अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, अगर आपसे बोल दे कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन मैग्नीशियम Mg। ठीक है, क्या क्या चीजें कैलकुलेट करना है मुझे, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तीनों चीजें जो है वो क्या करना है, तो कैलकुलेट करना है। इसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, मास नंबर और एटॉमिक नंबर। तो मैग्नीशियम का 12 और मास नंबर होता है इसका कितना, 24। ठीक है, अब अगर ये चीजें पता हो गई तो बाकी सारी चीजें हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, तो अगर मुझे निकालना है नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा ही बराबर होते हैं किसके, एटॉमिक नंबर्स के। मतलब अगर मुझे एटॉमिक नंबर पता है तो मैं बोल सकता हूं नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, तो एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 12। तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हो गए, 12। फिर हमने बोला था अगर न्यूट्रल स्पीशीज है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर आती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन अ न्यूट्रल स्पीशीज। फिर अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, देखें इधर, अगर मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस कर दूं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल्स टू ए माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही हम क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही क्या बोल सकते हैं हम, एटॉमिक नंबर। यानी कि आप इसको शॉर्ट में याद रख सकते हो, ए माइनस क्या बोल सकते हैं हम, जेड। ए माइनस जेड के थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। ठीक है, बताएं, तो फिर हम क्या करते हैं, ए माइनस जेड। अब ए कितना है, ए आ गया मास नंबर 24, जेड एटॉमिक नंबर 12, टोटल कितना आ गया बेटा यहाँ पे, तो 12। ठीक है, तो अब इस तरह से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और देखते हैं अपन आगे, इसके अलावा मुझे कैलकुलेट करना हो तो हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन से कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन O-2। किसमें कैलकुलेट करना है बेटा अब आपको, O-2 में। चलिए,
तो पहले में तो इश्यू नहीं आना चाहिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो वो एटॉमिक नंबर के ही क्या होंगे, बराबर। एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 होता है और मास नंबर कितना होता है बेटा इसका, 16। एटॉमिक नंबर 8 होता है, मास नंबर कितना होता है बेटा इसका, 16। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो आपके पास में आ गए कितने, 8। ठीक है, अब अगर मुझे कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, ए माइनस जेड, और ए की वैल्यू कितनी है, 16, ये मास नंबर ही तो है। तो ए की वैल्यू आ गया आपके पास में 16 माइनस 8, तो टोटल कितना आ गया आपके पास में, तो 8 आ गया। अब मुझे निकालना है मेन किसको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो अगर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो क्या ध्यान रखूं, देखें नेगेटिव चार्ज अगर किसी स्पीसीज पे आता है तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे हैं। नेगेटिव चार्ज अगर किसी स्पीसीज पे आ रहा है बेटा तो वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो इस पे चार्ज भी कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो इस पे चार्ज भी कितना आया है, -2। तो अगर कोई 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो -1, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो -3। ऐसे ही अगर कोई डोनेट कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो +1, 2 डोनेट कर दे तो +2, 3 डोनेट कर दे तो +3 हो जाता है। ठीक है, तो अब यहां पे हमें दिख रहा है कि ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, 2। मतलब न्यूट्रल अगर होता तो उसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, और 2 और आ गए उसके पास में, तो हम क्या कर दें, +2। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए 10। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए बेटा कितने, 10। तो बेसिक फंडा ये है कि अगर चार्ज माइनस है, अगर चार्ज जो है वो कैसा हो बेटा, माइनस हो, तो आप उतने इलेक्ट्रॉन को प्लस कर दो। अगर चार्ज माइनस है तो उतने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दें, आप प्लस कर दें। ठीक है, देखें नहीं, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। किस में कैलकुलेट करना है आपको, फास्फोरस। इसका बता देता हूं मैं। फास्फोरस जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है कितना, 15, और मास नंबर होता है इसका कितना, 31। ठीक है, शुरू हो जाए फिर। तो अब अगर मुझे कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होंगे बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर के बराबर, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ गए आपके पास में कितने, 15। फिर अगर मुझे कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ प्रोटॉन के पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए क्या करूंगा मैं, ए माइनस क्या करूंगा, जेड। तो ए कितना है इसके पास में, 31, माइनस कितना हो गया, 15, है ना, माइनस कितना हो गया बेटा, 15। तो ये आ गया आपके पास में कितना, 16। अब मुझे चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर आएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर आएंगे। तो स्पीशीज जो है वो कैसी है, न्यूट्रल है, और अगर न्यूट्रल स्पीशीज है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी प्रोटॉन्स के बराबर हो जाएंगे। चलो इसमें थोड़ा सा चेंज करो, अब इतने में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब मैं बोल दूं कि ये फास्फोरस जो है वो कितना हो जाए, -3 में हो जाता। अगर आपसे पूछ लेता फास्फोरस जो है वो किस में हो जाए, -3 में हो जाता, तो क्या करूंगा मैं, -3 में होता तो 15 + 3 कर देते, टोटल कितने आ गए, तो 18 आ जाते। ठीक है, एक और देख लेते हैं माइनस वाला क्या होता होगा माइनस के केस में। देखें, सॉरी माइनस के तो 2 गए, प्लस वाला देखते हैं। प्लस वाला कौन सा आपको देखना है, जैसे सोडियम वाला लेते हैं। सोडियम किसमें है, +1 में है। ठीक है, तो सोडियम +1 के केस में क्या देखूं, एटॉमिक नंबर कितना है, 11, मास नंबर इसका होता है बेटा कितना, 23 होता है। ठीक है, तो पहला हमने निकाला नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है, एटॉमिक नंबर के बराबर। तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया बेटा इसमें, 11। फिर अगर आप निकाले नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन्स ए माइनस जेड, मतलब 23 माइनस कितना हो गया, तो 11। यहाँ पे आ गए आपके पास में कितने, 12। अब हमें चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल कितने होना चाहिए थे इसके पास में, 11। अब प्लस कब आता है, प्लस तब आता है बेटा जब इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है। कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए होंगे, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो एक माइनस कर दे। ठीक है, तो जब भी आपको प्लस में इलेक्ट्रॉन काउंट करना है तो उतने ही जितने प्लस चार्ज उतना माइनस कर दीजिए,
और जब भी आपको नेगेटिव वाले में इलेक्ट्रॉन काउंट करना है तो जितना माइनस है उतना ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए एक अगर हम एक मॉलिक्यूल्स दे दें आपको, तो उस मॉलिक्यूल्स के बारे में अभी तक आपने क्या क्या इंफॉर्मेशन सीखी है तो वो हम देख लेते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं एक मॉलिक्यूल से आपके पास में कौन CO2, तो इस मॉलिक्यूल्स को देखकर आप क्या क्या इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, इस मॉलिक्यूल्स को देखकर आप क्या क्या इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। जितनी इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हैं मान के चलिए उतना ही इजी आपके लिए मोल कंसेप्ट हो सकता है, ठीक है। जितनी इंफॉर्मेशन आप लिखेंगे उतना ही मोल कंसेप्ट जो है वो इजी होते जाएगा बेटा। इसीलिए यहाँ पर मैं इतना सब कुछ बता रहा हूँ आपको कि एक एटम से शुरू किया है मैंने मॉलिक्यूल्स में, और उन सब में भी हम क्या कर रहे हैं तो काउंट देख रहे हैं कि किस तरह से होते होंगे, ठीक है, आप ही को इजीली। तो जितना आसानी से आप कर पाएंगे, जितना आसानी से आप उसके बारे में सोच पाएंगे उतना ही मोल बहुत ही इजी होते जाएगा, ठीक है। चलिए देखें, तो पहली चीज अगर आपसे इसके बारे में क्या पूछ ले, एटॉमिसिटी, क्या पूछ ले आपको, आपसे इसके बारे में एटॉमिसिटी पूछ ले अगर, तो एटॉमिसिटी कितनी हो गई 3, क्योंकि नंबर ऑफ एटम कितने हैं 3। चलिए सेकंड मेरा क्वेश्चन है, इसमें बताएं अगर आप नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने दिख रहे हैं हमें 2। चलिए तीसरी चीज अगर आपसे पूछ ले नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी कितने दिख रहे हैं आपके पास में 1, ठीक है, बोल सकते इतना। फिर आपसे पूछ ले टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो भी वही बात है, एटॉमिसिटी का मतलब ही क्या होता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स भी आपके पास में कितने आ गए तो 3 आ गए। फिर आपसे पूछे मॉलिक्यूल होमो है या फिर हेट्रो है, तो दो अलग अलग तरह से मिलके बना है, तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो किस तरह का है, हेट्रो मॉलिक्यूल से है ना, मॉलिक्यूल जो है वो किस तरह का है बेटा हमारे पास तो हेट्रो मॉलिक्यूल्स है। चलिए और क्या क्या देख सकते हैं हम इसके बारे में, और हम पता कर सकते हैं इसके बारे में नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, वो तो हमने पता कर लिए। चले अब आपके पूछ ले कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। देखो एटम में अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालना सीख चुके हैं तो बाकी तो फिर आपको ऐड ही करते जाना है ना। जैसे एक कार्बन है, एक कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया बेटा 6, 2 ऑक्सीजन है तो 8 8 कर दीजिए, 2 ऑक्सीजन है तो क्या कर दीजिए 8 8 कर दीजिए, तो टोटल हो जाएगा आपके पास में कितना 22। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आ गई आपके पास में कितनी 22। फिर आप क्या कीजिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाल लीजिए, कोई चार्ज स्पीशीज दिख नहीं रही है मुझे, CO2 लिखा है न्यूट्रल स्पीशीज है, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बराबर हो जाएंगे। फिर अगर आप देखें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी इसके पास में कितने आ रहे हैं 22। आप कैलकुलेट करके देखिए पूरा, कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं, एक ऑक्सीजन में निकाल लूं 2 ऑक्सीजन और एक कार्बन में, तो दोनों को मैं क्या करूं ऐड करूं, क्योंकि इन CO2 कैसे मिलके बना है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन से ही तो मिलके बना है। तो अगर आप इनके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल लोगे तो उसके साथ साथ आप बाकी की सारी इंफॉर्मेशन भी क्या कर सकते हैं तो इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी मॉलिक्यूल सोचे बेटा और उसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करने की कोशिश करें, ठीक है। आज यहीं तक करते हैं, बाकी फिर हम एटॉमिक मास डेफिनेशंस वगैरह से मोल स्टार्ट कर देंगे अब कल से, ठीक है। मेन जो टॉपिक है मोल कंसेप्ट वो भी हमारा इंट्रोड्यूस हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू गाइस।